कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड से, जहां पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन का माहौल था और इस वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी दो पावर्स, एलाइड पावर एंड द एक्सेस पावर। और एलाइड पावर्स में से ही एक था ब्रिटेन। और हमारी आज की कहानी इसी ब्रिटेन से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन को डिफरेंट रिसोर्सेस की नीड थी, जैसे कि सोल्जर्स, फूड एंड देयर शेल्टर्स। तो ब्रिटेन डिमांड करता है अपनी डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज से, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम। तो ब्रिटेन ने इंडिया से डिमांड की सोल्जर्स की, और इंडिया ने ब्रिटेन से डिमांड की फ्रीडम की। बट ब्रिटेन ने इंडिया को फ्रीडम न देते हुए दिया एक प्रपोजल, दैट वाज डोमिनियन स्टेटस। क्या था ये डोमिनियन स्टेटस, और आखिर क्यों इंडिया ने इसको लेने से मना कर दिया? डोमिनियन स्टेटस बेसिकली था फ्रीडम एंड पावर। जो फ्रीडम एंड पावर रहेगी वो इंडिया को मिलेगी, बट मेजर एंड द फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ ब्रिटेन। तो जब इंडिया को ये प्रपोजल के बारे में पता चलता है कि फ्रीडम और पावर तो इंडिया की रहेगी, बट फाइनल डिसीजन ब्रिटेन का रहेगा, तो इंडिया को लगा कि अभी भी कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी ऑफ डिसीजन है वो ब्रिटेन के पास में ही है। इसीलिए इंडिया ने डोमिनियन स्टेटस को लेने से मना कर दिया, और इंडिया ने बोला हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मींस कंप्लीट फ्रीडम। फिर ब्रिटेन ने एक प्रपोजल दिया, कैबिनेट मिशन प्लान। ब्रिटेन पूरी तरह से समझ चुका था कि अब इंडिया मानने वाला नहीं है और इसको फुल फ्रीडम चाहिए। तो ब्रिटेन प्रेजेंट करता है कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, और यहीं से स्टार्ट होता है द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था ये कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों इंडिया को इसे बनाने की नीड थी? जैसा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम्स। ऐसी कंट्री में कहीं इंटरनल डिस्प्यूट्स ना हो जाए, सबको फ्रीडम हो, सबको इक्वलिटी हो, और कोई आपस में ना लड़े, मींस किसी की प्राइवेसी किसी दूसरे के वजह से डिस्ट्रॉय ना हो। इसीलिए एक रूल बुक की जरूरत थी, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस वॉज अ रूल बुक। और इसीलिए भारत को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला गया, a document that lays down the basic principle and the laws of nation। यानी एक इस टाइप का डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन करता है, कोई कंट्री किस तरीके से फॉर्म होगी एंड वहां की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट वाज द फ्रेमवर्क ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे कि ऑटो के टायर होते हैं 3, वैसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इन्हीं की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है कि लेजिस्लेचर का वर्क क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होगा एंड जुडिशरी का वर्क क्या होगा। एंड इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो नीड थी वो क्यों थी, यानी व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए थी, इसको समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे कि कहीं पे कबड्डी टूर्नामेंट हुआ और वहां पर कुछ चीटिंग करके या कुछ मिसबिहेव करके एक टीम जीत जाती है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बुलाया जाएगा रेफरी को, एंड रेफरी के पास होगी एक रूल बुक। वैसे ही इंडिया के अंदर कोई मिसबिहेव करता है या कोई किसी की प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय करता है या कोई किसी के साथ गलत करता है, इंडिया इवन इन एनी कंट्री कोई किसी के साथ गलत करता है, तो उस केस में एक रेफरी और एक रूल बुक का होना जरूरी है ना। इन द सेम वे रूल बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एक कंट्री की सोसाइटी कैसी होगी, यानी वैल्यूज एंड द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, और वहां पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेंगे, देन फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताता है कि वहां की जो सरकार होगी वो कैसी होगी,
डेमोक्रेटिक होगी, मोनार्किक होगी या फिर एरिस्टोक्रेटिक होगी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिस्टम, यानी वहां पर रहने वाले लोगों के राइट्स क्या होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी ये भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेशन को भी बताता है कि कहाँ की सरकार किस तरीके से फॉर्म होगी, इलेक्शन के थ्रू या फिर सक्सेशन के थ्रू। ये कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे था? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है कैबिनेट मिशन प्लान से। तो जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा भारत को। पर इंडिया के लोगों को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए पूरा इंडिया तो लगेगा नहीं। इंडिया में उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, तो एक तरह की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें कुछ मेंबर्स इलेक्ट करके आते और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। अब जो इलेक्शन हुआ था वो 10 लाख पीपल पे एक रिप्रेजेंटेटिव आया था, यानी पूरे इंडिया में इलेक्शंस हुए और पूरे इंडिया में इलेक्शन होने के बाद में अलग अलग जगह से 10 लाख लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। और ऐसा करते करते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं। बट इस टाइम पे क्या होता है कि जो मुस्लिम्स लीडर्स थे उनको वो डिमांड करते हैं एक सेपरेट कंट्री की, दैट वाज पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड होते हैं तो ये 389 मेंबर्स 389 नहीं रहते, फिर रह जाते हैं 299, यानी ये सीट्स कम हो जाती है और जिसमें 15 विमेन थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग इलेक्ट होकर आए थे वो डिफरेंट रिलीजन से थे, डिफरेंट सोशल ग्रुप से थे एंड डिफरेंट प्रोफेशन से थे। यानी इसमें एक डाइवर्स कल्चर हमें देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी, यानी सारे रिलीजन के लोग थे एंड डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप से भी थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हेड यानी जो चेयर पर्सन बनाया गया, जो चेयरमैन बनाया गया, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनाई गई, जिसमें 8 मेजर कमिटीज थी एंड 13 माइनर कमिटीज थी। अब ये कमिटीज बेसिकली थी क्या? ये कमिटीज थी जैसे कि फाइनेंस कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी एंड एडवाइजरी कमिटी। तो अलग अलग कमिटीज बनाई गई जिनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क था। इसी में से एक थी ड्राफ्टिंग कमिटी। यही ड्राफ्टिंग कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली थी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाली थी। इस ड्राफ्टिंग कमिटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो इस ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 7 मेंबर्स थे और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे दैट वाज B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। यानी 26 नवंबर 1949 इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months and 18 days लगे थे, अप्रोक्सीमेटली 3 years। इस तरीके से बना था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट बातें डिफरेंट डिफरेंट जगह से ली गई। फॉर एन एग्जाम्पल, जो कमिटीज बनी थी, कुछ एडवाइस कमिटीज ने दी एंड कुछ एडवाइस इंडिया के लोगों से भी ली गई थी, लेटर्स के थ्रू, टेलीग्राम्स के थ्रू एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू। बाकी इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हमने हमारे हिस्ट्री एंड हेरिटेज से भी एड ऑन की, जैसे कि रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, वीमेन को भी मौका दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनने से लेकर फाइनल गवर्नमेंट बनने तक। एंड वर्ल्ड इज वन फैमिली मींस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना बहुत ज्यादा दिखाई गई है। मींस जितने भी लोग इंडिया के अंदर है सबके बीच में लव एंड अफेक्शन का सोर्स माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिजाइन हुआ है। देन सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका मतलब होता है वेल बीइंग ऑफ ऑल क्रिएचर्स। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये सबके लिए इक्वली हो,
मीन्स सबके लिए एक सा हो, किसी में भी डिफरेंशिएशन ना करें। इसके बाद में जैसा कि हमने अपने पुराने ग्रंथों से सीखा, जैसे कि बाइबल, कुरान, भागवत गीता, जैसे वो पवित्र माने जाते हैं, वैसे ही इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को भी सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसके बाद में हमने वर्ल्ड से भी बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं। इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब स्टडी किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और उस टाइम पे वहां से भी बहुत सारी लर्निंग सीखी, जैसे कि लर्निंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अंदर क्या था, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी थी, ये हमने ली फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से। कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक रीजन था कि वहां पर लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी इस लेवल पे नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वहां पर इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिला। इंडिया वो सब नहीं चाहता था, इसलिए पहले से ही इंडिया ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से तीनों टर्म को ऐड कर दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड से। ये हमें बताता है कि हमारे देश की सरकार इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स के लिए क्या क्या करेगी। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग है कि जो इंडिया के अंदर कोर्ट्स होंगे एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स, ये सारे कोर्ट जो हैं ये फ्रीली काम करेंगे। इन पे किसी का भी कोई भी प्रेशर या किसी की भी एडवाइस या किसी के भी सजेशन पे काम नहीं करेंगे, इनका डिसीजन खुद का होगा। दे विल बी इंडिपेंडेंट। ये लिया है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पिक्चर्स भी इस टाइप की बनी हुई दिखाई देती हैं। ये हमें बताती है हमारी हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से जो अच्छा किंगडम किस तरीके से वर्क करता था। ये जो पिक्चर्स है ये हमें वही बताती है। कुछ महाभारत से ली गई, कुछ ग्रंथों से ली गई, कुछ प्राचीन बुक से ली गई। ये सारी चीजें जो है हिस्ट्री का ही एक इलस्ट्रेशंस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। देन की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेनली 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हमको देखने को मिलते हैं। लेजिस्लेचर, जो कि रूल को फॉर्म करता है, यानी देश के अंदर एक लेजिस्लेचर होगा जो कि कानून बनाएगा। एक एग्जीक्यूटिव होगा जो कि कानून को लागू करवाएगा। एक जुडिशरी होगी जो कि कानून सही से फॉलो हो रहा है या नहीं उसका ध्यान रखेगी। बेसिकली लेजिस्लेचर का काम होगा किसी भी कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा कानून को लागू करवाना। इन केस अगर कोई रूल को ब्रेक कर रहा है तो जुडिशरी का काम होगा उसको पनिशमेंट देने का। 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो पूरे देश को चलाएगा। देन आती है स्टेट गवर्नमेंट जिसमें आते हैं चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। देन आती है लोकल गवर्नमेंट जिसमें पंचायत होती है जो एक शहर को चलाती है। अगर मैं बात करूं लोकल गवर्नमेंट की तो लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो शहर को चलाती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे राज्य को चलाती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जिसके डिसीजन पूरे कंट्री को मानने पड़ेंगे।